हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1956 तथा विवादों का वैकल्पिक निस्तारण। यह लॉ के विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है, साथ ही साथ ये सीए में भी पूछा जाता है। फ्रेंड, स्टार्टिंग की 3-4 वीडियो में हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, देन इसके बाद हम इसकी धाराओं के विषय में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इसकी भूमिका बनाते हुए मैं बताना चाहती हूँ, जैसे अब हमारे पूर्वजों के टाइम पर पंचायत बुलाकर ही किसी केस को पंचों द्वारा ही सुलह कर दिया जाता है, उसी प्रकार ये मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम है। इस जैसे छोटे छोटे केस जो जिनके लिए कोर्ट में जाना आवश्यक नहीं है, उनके लिए किसी अन्य तीसरे व्यक्ति द्वारा सुलह कर दिया जाता है। यही आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 में दिया गया है। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे पृष्ठभूमि इसकी। प्राचीन काल में ही प्राचीन भारत की न्याय व्यवस्था समय समय पर परिवर्तन होती रही। हिंदू शासन काल में राजा ही सर्वोपरि होता था। सारी न्याय व्यवस्था उसी के इर्द गिर्द घूमती थी। दक्षिण भारत में स्थित चोलों के शासनकाल में ग्रामीण प्रशासन की स्थापना हुई। इसके बाद धीरे धीरे संपूर्ण भारत में ग्रामीण अंचलों में न्याय व्यवस्था वहाँ के नागरिकों द्वारा चुने गए प्रबुद्ध पंच परमेश्वर द्वारा की जाने लगी, और यह प्रथा मुस्लिम काल, ब्रिटिश काल और इसके बाद जारी रही। किंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पंचों की शक्तियाँ धीरे धीरे ह्रास होने लगीं, क्योंकि आधुनिक विधि तथा विभिन्न प्रकार के न्यायालयों की स्थापना हो चुकी थी। किंतु आधुनिक विधियों और सरकारी शासन के कारण न्याय अत्यंत दुष्कर एवं विलंबकारी होने के साथ साथ समाज की सामाजिक व्यवस्था में आधुनिक विधियाँ विध्वंसकारी प्रतीत होने लगी थीं। इसीलिए पुनः पंच निर्णय व्यवस्था, जो कि मध्यस्थता का ही एक रूप है, का अवलंबन राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय तथा जोर शोर से लिया जा रहा है। इसी के तहत वर्तमान समय में कांग्रेस सरकार के प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह द्वारा ग्रामीण न्यायालयों की स्थापना संबंधित विधेयक लाने का जो प्रयास हो रहा है, वह प्राचीन न्याय व्यवस्था में पंचों की भूमिका एवं दूत न्याय व्यवस्था का ही परिणाम है। ग्रामीण न्यायालयों की स्थापना का उद्देश्य है कि वादों की बहुलता को कम करना एवं ग्राम स्तर पर उनका समाधान कर देना तथा न्याय व्यवस्था को द्रुत गति प्रदान करना। अतः प्राचीन भारत में प्रचलित पंच निर्णय का सुधरा हुआ स्वरूप मध्यस्थता आर्बिट्रेशन कहा जाता है। मध्यस्थता एक ऐसा तरीका है जिसके अंतर्गत विवाद के पक्षकार की अपनी सहमति से करार करके एक या अधिक मध्यस्थ, जो कि बीच में होते ना दोनों पक्षकारों के, वो नियुक्त करके विवाद को उसके निर्णय के लिए सौंपते हैं। ये संदर्भित करते हैं 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तथा मध्यस्थता किसी विशिष्ट विधि के अंतर्गत नियंत्रित एवं संचालित नहीं होते थे। उनके विवर्तन या उनकी वैधता की परीक्षा किसी अधिनियम के अस्तित्व न होने के कारण पक्षकार मध्यस्थता द्वारा विवाद को निर्णीत तो करा लेते थे, परंतु मध्यस्थता के निर्णय को लागू करने के किसी विधिक प्रावधान का अभाव था। मध्यस्थता प्रक्रिया को नियंत्रण करने के लिए कुछ विनियम बंगाल
बम्बई मद्रास रेगुलेशन अस्तित्व में थे। इन विनियमों को सिर्फ वादों के अंतर्गत मध्यस्थता को ये मान्यता प्राप्त थी। इस दिशा में प्रथम बार प्रावधान दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 312 और 314 के अंतर्गत किया गया। मध्यस्थता एक स्वतंत्र अधिनियम सन 1999 में बना। सबसे पहले मध्यस्थता का अधिनियम है जो स्वतंत्र हुआ, वो अधिनियम 1899 बना। पहले केवल दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 312 और 314 में ही इसका प्रावधान किया गया था। इसको मध्यस्थता अधिनियम 1999 कहलाया। इस अधिनियम में ये प्रावधान किया गया कि जिस मध्यस्थता को विवाद या मतभेद का संदर्भ किया जाता था, वे विवाद के पक्षकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा। पहले ये ऐसा होता था, जो मध्यस्थता जो दोनों के बीच में होते थे, जो इंसान होता था, वो विवादित पक्षकारों द्वारा ही नियुक्त किया जाता था तथा न्यायालय के समक्ष लंबित वादों के विरोध करने पर न्यायालय उसे मध्यस्थता को संदर्भित नहीं कर सकता था। दीवानी प्रक्रिया संहिता 85 1859 के अंतर्गत प्रथम बार न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना विवाद को मध्यस्थता को संदर्भित किया जाने की व्यवस्था की गई। मध्यस्थता अधिनियम 1899 द्वारा प्रथम बार भविष्य में उत्पन्न होने वाले संभावित विवादों मतभेदों को मध्यस्थता को सौंपने संदर्भित करने की व्यवस्था की गई। इस अधिनियम की धारा 2 के अनुसार संदर्भ का अर्थ मध्यस्थता को वर्तमान या भावी मतभेद सौंपने का लिखित करार था, जिसमें मध्यस्थता नामित किया गया हो या नहीं। मध्यस्थता अधिनियम 1899 सिर्फ तत्कालीन प्रेसिडेंसी शहरों में ही लागू था। उस समय जैसे मद्रास, बम्बई यही मैंने पढ़ाए थे वो। अखिल भारतीय स्तर पर मध्यस्थता को नियंत्रित करने का प्रयोजन से एक समान विधि के रूप में मध्यस्थता अधिनियम 1840 पास किया गया। अखिल भारतीय स्तर पर फिर इसके बाद अखिल भारतीय स्तर पर मध्यस्थता अधिनियम 1940 पास किया गया। 1940 में सिर्फ घरेलू या राष्ट्रीय मध्यस्थता, विश्व युद्ध के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की वृद्धि के फलस्वरूप एक ऐसी विधि की आवश्यकता महसूस की गई जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता तथा विदेशी पंचाट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हो, अर्थात जिनेवा अभिसमय 1927, न्यूयॉर्क अभिसमय 1958 संपन्न हुआ। इस अभिसमय की संतुष्टि पर क्रमशः मध्यस्थता प्रोटोकॉल तथा अभिसमय 1937 तथा विदेशी पंचाट अधिनियम 1960 पारित हुआ, अतः भारतीय मध्यस्थता अधिनियम 1940 को परिवर्तित कर एक व्यापक मध्यस्थता अधिनियम को पारित करने की आवश्यकता महसूस की गई, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता तथा अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता द्वारा निर्मित विदेशी पंचाट को भारत में मान्यता मिली तथा इन्हें भारतीय न्यायालय के माध्यम से भारत में परिवर्तित किया जा सके। अतः मध्यस्थता अधिनियम 1940 को निश्चित समाप्त कर दिया गया था। उसे मध्यस्थता तत्सुलह अधिनियम 1956 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। यह अधिनियम 1956 का 26वां अधिनियम था तथा यह अधिनियम 25 जनवरी 1956 को प्रभावित हुआ।
मध्यस्थता तथा सुलह अधिनियम 1956 के भाग 2 में 2 अध्याय सम्मिलित कर अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य माध्यम मध्यस्थता तथा विदेशी पंचायत के बारे में प्रथम बार प्रावधान किया गया। इस भाग 2 के अध्याय 1 में न्यूयॉर्क अभिसमय को संतुष्टि पर पारित विदेशी पंचायत मान्यता तथा प्रवर्तक अधिनियम 1961 के प्रावधानों को समाविष्ट किया गया तथा भाग 2 के अध्याय 2 के अंतर्गत मध्यस्थता प्रोटोकॉल तथा अभिसमय अधिनियम 1937 के प्रावधानों को समाविष्ट किया गया। मध्यस्थता तथा सुलह अधिनियम 1956 द्वारा विदेशी पंचायत अधिनियम 1961 तथा मध्यस्थता अधिनियम 1937 को निश्चित कर दिया गया। मध्यस्थता तथा सुलह अधिनियम 1956 का भाग 3 सुलह से संबंधित प्रावधान करता है और इसी अधिनियम का भाग 4 अनुपूरक उपबंध से संबंधित प्रावधान करता है, जो धारा 82 तथा धारा 86 तक प्रस्तुत है। फ्रेंड, हम मध्यस्थता का चार्ट पढ़ेंगे। कौन सी धारा कहाँ तक है, कितने भाग हैं इसमें। फ्रेंड, आपको बता दें, मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम में 4 भागों में सेक्शनों को बांटा गया है, जो इस प्रकार हैं। भाग 1 में घरेलू मध्यस्थता या स्थानीय मध्यस्थता है। भाग 2 में अंतर्राष्ट्रीय तथा वाणिज्यिक मध्यस्थता है। भाग 3 में सुलह से संबंधित प्रावधान है और भाग 4 में अनुपूरक उपबंध है। भाग 2 है जो 2 भागों में बटा है। अध्याय 1 धारा 45 से 52 धारा 44 से 52 तक है। इसमें न्यूयॉर्क अभिसमय है 1958 या विदेशी पंचायत अधिनियम 1961 से संबंधित प्रावधान है। और अध्याय 2 है, इसमें 53 से 60 जिनेवा अभिसमय 1927 या मध्यस्थता अधिनियम 1937 से संबंधित प्रावधान है। फ्रेंड, भाग 1 में सेक्शन 1 से सेक्शन 43 तक है। भाग 2 में 44 से 60 तक है। भाग 3 में 61 से 80 तक है और भाग 4 में 82 से 86 है। तो मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम में 86 सेक्शन हैं। फ्रेंड, आज यहीं तक पढ़ते हैं। देन इसके बाद हम आर्बिट्रेशन मध्यस्थता की परिभाषा, जो कि कल पार्ट 2 में पढ़ेंगे। धन्यवाद। सेशन को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। थैंक यू।